नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास। यह ग्रंथ या यह किताब हिंदी विषय की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुमूल्य है। विशेषतः नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए बहुत ही उपयोगी है और सभी उच्च स्तरीय परीक्षाओं में शुक्ल के कथन को लेकर स्पष्ट प्रश्न पूछा जाता है कि यह कथन किसके संदर्भ में कहा है, अथवा निम्नलिखित कवियों में से कौन सी विशेषता अमीर खुसरो की नहीं है, विद्यापति की नहीं है, कौन सी। तो वो सब जो प्रश्न है उन सब के उत्तर आपको शुक्ल की पुस्तक से ही ढूंढने पड़ते हैं या इसी में आपको मिलते हैं। आधुनिक काल में द्वितीय उत्थान के अंतर्गत नई धारा के कवियों में हमने कल मैथिली शरण गुप्त को पढ़ा। साथ ही साथ महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस प्रकार हिंदी कविता के विकास में अपना योगदान दिया सरस्वती पत्रिका के माध्यम से, और भी अन्य कविताएं लिख के, उसके विषय में भी हमने जानकारी प्राप्त करी। आज जो अन्य हमारे कवि हैं उनके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसी के अंतर्गत सबसे पहले जो कवि हैं वह हैं आज के पंडित रामचंद्र उपाध्याय, फिर हैं गिरिधर शर्मा नवरत्न, तीसरे नंबर पे रहेंगे पंडित लोचन प्रसाद पांडे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए आपको नहीं लग रहे होंगे या नाम सुने हुए इसलिए नहीं लग रहे होंगे क्योंकि इनसे प्रश्न कम पूछे जाते हैं। विशेषतः जब इस वाले प्रकरण में से जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त से ही पूछे जाएंगे, लेकिन चूंकि हम पुस्तक पढ़ रहे हैं तो अतः हम इनको पढ़ते हुए चलेंगे क्योंकि हमें हिंदी पद्य का विकास भी समझना है। जिस प्रकार हमने देखा कि प्रारंभिक नाटक कैसे थे, उपन्यास कैसे थे, फिर क्या उनमें परिवर्तन आया, और उसके बाद जब हम वर्तमान उपन्यास के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से समझ जाते हैं। उसी प्रकार कविता का विकास भी, ताकि हम छायावाद, प्रगति, प्रयोग, नव कविता, बहुत सारे जो आगे आंदोलन चले हैं उनको समझ पाएं, तो इसके लिए ये प्रारंभिक रूप समझना भी अति आवश्यक है। कक्षा को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो विद्यार्थी मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, जो मेरे वीडियोस को शेयर करते हैं, अपने मित्रों को मेरे चैनल के बारे में मेरे चैनल नहीं बल्कि हमारे चैनल के बारे में बताते हैं, उन सब के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ जो नए विद्यार्थी हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि शुक्ल की पूरी पुस्तक, साथ ही हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो कि नोट्स के फॉर्म में पुस्तक चैनल पे उपलब्ध है, आप वहां से पूरी पुस्तक देखें। और देखने से मेरा तात्पर्य सुने, और 1 से 2 बार सभी वीडियोस आपको सुनने चाहिए। साथ ही साथ प्रतिदिन मैं आपको वो प्रश्न भी बता देती हूँ जो परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। चैनल पे प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा क्योंकि नेट और जेआरएफ के विद्यार्थियों के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले विद्यार्थियों के लिए ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो एक्स्ट्रा मैंने पढ़ाया। विशेषतः नेट परीक्षा के संदर्भ में मैं ये कहूँगी, उसका सिलेबस सर्वाधिक मेरे दिमाग में रहता है। और वो सिलेबस जैसे कि गोदान मैंने पढ़ाया, तो गोदान आरपीएससी का जो स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर वाला है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी, उसमें भी लगा हुआ है, आधे अधूरे भी लगा हुआ है। आपके सभी शुक्ल के निबंध जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें से निबंध लगे हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध हो जाएंगी सहज ही। तो प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करते रहिएगा। पंडित रामचरित उपाध्याय शुक्ल जी कहते हैं कि स्वर्गीय पंडित रामचरित उपाध्याय का जन्म 1929 में गाजीपुर में हुआ था। वह पिछले दिनों वह आजमगढ़ के पास एक गांव में रहने लगे थे। कुछ वर्ष हुए उनका देहांत हो गया। संस्कृत के अच्छे पंडित थे और पहले पुराने ढंग की हिंदी कविता की और उनकी रुचि थी। पीछे सरस्वती में जब खड़ी बोली की कविताएं निकलने लगी तब वे नए ढंग की रचना की ओर बढ़े और द्विवेदी जी के प्रोत्साहन से बराबर उक्त पत्रिकाओं में अपनी रचनाएं भेजते रहे। राष्ट्रभारती, देवदूत, देवसभा, देवी द्रौपदी, भारत भक्ति, विचित्र विवाह आदि अनेक कविता उन्होंने खड़ी बोली में लिखी। छोटी कविताएं अधिकतर विदग्ध भाषण के रूप में है। रामचरित चिंतामणि नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य उन्होंने लिखा है जिसके कई एक प्रसंग बहुत सुंदर बन पड़े, जैसे अंगद रावण संवाद। भाषा उनकी साफ होती थी, वैदग्ध्य के साथ चलती थी। अंगद रावण संवाद की पंक्तियां यहाँ शुक्ल ने हमारे लिए प्रस्तुत करी हैं। देखिए, ये वो हैं जो शुक्ल के समकालीन है, यानी जब शुक्ल इस ग्रंथ को लिख रहे थे तब इन लोगों का रचना कर्म चल रहा था, तो उस हिसाब से जानकारी दिए। बाद में देखिए बहुत कुछ, देखिए अच्छा तो बहुत लोग लिखते हैं, कर्म भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर कुछ चीज़ें अपने हाथ में रखता है।
हालांकि मैं कर्मवादी हूँ, भाग्यवादी नहीं हूँ कि पूरी तरीके से मैं ये सोचूं कि नहीं भाग्य से सब कुछ मिलता है। नहीं, ठीक है, कर्म करना पड़ता है, लेकिन मैंने यह भी देखा है कि बहुत से कवि ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सुंदर लिखा, लेकिन उतना यश उन्हें नहीं मिला जितना उनके समकालीन कवियों को मिला। तो शुक्ल जी अपनी दृष्टि से विवेचन कर रहे हैं, और वो एक अलग बात है कि बाद में कौन प्रसिद्ध हो गया और किसको कम प्रसिद्धि मिली, मतलब आज हमें इन्हें किस रूप में जानते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन शुक्ल के समय में बराबर ये महत्वशाली थे, अच्छा लिख रहे थे। कुशल रहना यदि है तुम्हें धनुष, तो फिर गर्व न कीजिए, शरण में गिरिए रघुनाथ के, निकल के बल केवल निबल होगा, ये निबल के बल केवल राम है। सुन कपे यम इंद्र कुबेर की ना हिलती रसना मम सामने, तदपि आज मुझे करना पड़ा मनुज सेवक से बकवाद भी। यदि कपे मम राक्षस राज का स्तवन है, तुझसे ना किया गया कुछ नहीं डर, पर क्यों वृथ निलज मानव मान बढ़ारा। तो इस प्रकार इन्होंने, इनकी पंक्तियां हैं, इनका जो है काव्य है। आगे देखते हैं पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न, दूसरे संस्कृत के विद्वान जिनकी कविताएं सरस्वती में परावत छपती रही, झालरा पाटन के पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न है। सरस्वती के अतिरिक्त हिंदी के और पत्र तथा पत्रिकाओं में भी ये अपनी कविताएं भेजते रहे। राजपूताने से निकलने वाले विद्या भास्कर नामक एक पत्र का संपादन भी इन्होंने किया था। झालरा पाटन तो इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, राजपूताने के। मालवार राजपूताने में, अब ये है इनका विद्या भास्कर, ये काफी प्रसिद्ध सा पेपर रहा है राजस्थान में। मालवार राजपूताने में हिंदी साहित्य के प्रचार में इन्होंने बड़ा काम किया है। नवरत्न जी संस्कृत के भी अच्छे कवि हैं। गोल्ड स्मिथ के हरमिट एकांतवासी योगी का इन्होंने संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया। तो गोल्ड स्मिथ के हरमिट का एकांतवासी योगी के नाम से किसने अनुवाद किया था? श्रीधर पाठक ने। और फिर इन्होंने उसका संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया, किसने? गिरिधर शर्मा नवरत्न ने। हिंदी में भी इनकी रचनाएं कम नहीं, कुछ पुस्तकें लिखने के अतिरिक्त अनुवाद भी कई पुस्तकों का किया है। रविंद्र बाबू की गीतांजलि का हिंदी पद्यों में इनका अनुवाद बहुत पहले निकला था। माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का अनुवाद हिंदी माघ के नाम से इन्होंने संवत 1985 में किया था। पहले ये ब्रज भाषा के कविता आदि रचते थे, जिनमें कहीं कहीं खड़ी बोली का भी आभास रहता था। शुद्ध खड़ी बोली के भी कुछ कवित्व इनके मिलते हैं। सरस्वती में प्रकाशित इनकी कविता अधिकतर इतिवृत्तात्मकता का गद्यवत हैं। जैसे, कौन है इधर? मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। ब्राह्मण तजो पुस्तक प्रेम आप देता, अभी हूँ यह राज्य सारा, कहें मुझे यो यदि चक्रवर्ती, ऐसा ना राजन कहिए कहूँ मैं। तो गद्यवत है ना। और ये हमने देखा है कि मराठी के प्रभाव से गद्य के तरीके से कविताएं लिखी जा रही है, जिनमें गद्यात्मकता ज्यादा थी, है ना। लय और ताल और सुर वो चीज नहीं थी राग रागनियों वाली, बल्कि गद्यात्मकता थी। अगले 7वें नंबर पर शुक्ल जी ने जिनका परिचय दिया है वे हैं पंडित लोचन प्रसाद पांडे। इनको पढ़ाने से पहले मुझे अभी एक बात याद आ रही है, वो भी मैं आपसे कह दूं। मैंने कल आपको मैथिली शरण गुप्त पढ़ाया था, और साथ ही साथ मैंने कहा था कि इनकी एक रचना साकेत हमारे नेट के सिलेबस में है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में है, तो उसे आप पढ़ लीजिए। तो बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्होंने मेरी बात मानकर उसे पढ़ा है और उन्होंने साकेत पढ़ा है और उसमें कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे कमेंट किया। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब इस तरीके से आप जो चीज़ों को फॉलो करते हैं। यानी देखिए, एक होता है गलती करके सीखना, और एक होता है कि जो लोग पहले काम कर चुके हैं, जैसे मान लीजिए जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या लेक्चरर बन, तो वो जो उसको परीक्षा को पास कर चुके हैं, यदि आप उनसे उनकी योजना पूछें तो, या वो जो सुझाव देंगे, वो जाहिर सी बात है ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो मैं यदि आपसे जो भी चीज़ें आपको बताती हूँ, तो इसलिए मैं कभी ये नहीं सोचती कि आप मेरे चैनल पे हैं तो सिर्फ मेरे ही चैनल पे से देखिए, ऐसा मैं आपसे कभी नहीं कहती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि आप जब पढ़ रहे हो ना, तो सिलेबस आपका एक बार कंप्लीट होना चाहिए। अब आपको उसमें से कितना याद रहा नहीं रहा ये बात की बात है, लेकिन एक बार फोकस ये करिए कि आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो। जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता है ना, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपके अंदर, एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार हमने ये सब कुछ पढ़ लिया। अब याद रखने की ट्रिक मैंने आपको बता दी कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि आज मैं इस पुस्तक को पढ़ लूँ और 6 महीने बाद जब नेट परीक्षा हो तो मुझे इसका रिजल्ट मिल जाए, तो यह संभव नहीं है। ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दी। आज आप ये पुस्तक पढ़ रहे हो क्या? सुन रहे हो, ठीक है। अगर आप अपने पास से पढ़ रहे हो अच्छी बात है, नहीं तो सुन रहे हो, ठीक है।
अब करना क्या है कि इसको 1 महीने बाद इसे रिपीट, यानी कि जैसा मैंने कहा प्लेलिस्ट, तो आप अपना पढ़ते रहिए। साथ ही साथ शुक्ल की जब हम जानते हैं, देखिए एक आध 2 प्रश्न रामस्वरूप चतुर्वेदी से भी आता है, कोई नगेंद्र से भी फंस जाता है, बच्चन सिंह का आधुनिक हिंदी का दूसरा इतिहास, वो भी काफी प्रसिद्ध है। तो एक एक प्रश्न फंसता है, लेकिन शुक्ल की पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जहां से 30 से 40 आपके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न फंसते ही फंसते हैं। वैसे तो माँ रखिए उसकी, दे दो। तो 30 से 40 प्रश्न उसमें से फंसते हैं। एक ऐसी पुस्तक जहां 30 से 40 प्रश्न, उसके अलावा शुक्ल के निबंध ग्रंथों के जो निबंध हैं, मैंने चिंतामणि भाग 1 के नाम से संकलित किए हैं। तो वो जो संकलित किए हैं उनके माध्यम से आपके स्थापना, तर्क और गद्यांश वाले बहुत से प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यानी एक अकेले शुक्ल जो हैं उनके, अगर आप आधार मान के किसी लेखक को, एक तो डॉगी बहुत भौंक रहा है एक्चुअली, जैसा मैंने बताया कि घर पे काम चल रहा है, तो उस चक्कर में कभी लाइटमैन आते रहते हैं, कभी कोई आते रहते हैं, कभी तो वो डिस्टरबेंस होता रहता है, और फिर वीडियो नहीं बनाते हैं तो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, आप लोग इंतज़ार करते रहते हैं, तो वो भी लगता है कहीं ना कहीं के करना है। और जब डिस्टरबेंस होता है ना तो थोड़ा सा बुरा भी लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा, लेकिन मुझे आप लोगों से ज़्यादा बुरा लगता है कि बहुत गुस्सा आती है। विशेषतः हमारा ये जो डॉगी है, अगर एक बार भौंकने लग जाता ना, फिर ये चुप ही नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो है ही है, लेकिन विशेषतर नेट परीक्षा के लिए आप शुक्ल को बिल्कुल न भूलें। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य मेरा, क्या ही बोलूँ मैं, तो कई बार चलिए मैं पढ़ाती हूँ, फिर बाद में बात करूँगी आपको। ठीक है, बहुत तेज गुस्सा आती है मुझे, कभी बच्चे, कभी डॉगी, कभी पैरट, यार पढ़ाने नहीं देते है ना। एक ही तो काम है जिसमें संतुष्टि मिलती है, वो भी नहीं करने देते है ना। कहना, जब आप कोई अच्छा काम करने वाले होते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें होती है जो आपको रोकती हैं, है ना, लेकिन रुकना नहीं है हमें। कोई बात नहीं, डॉगी भौंक रहा है, भौंकता रहेगा, थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, लेकिन हमें तो अपना काम करना ही है, क्योंकि हमारी परीक्षा नहीं रुकेगी, तो हम कैसे रुक सकते हैं। आइए देखते हैं। पांडे जी बहुत छोटी अवस्था से कविता करने लगे थे। संवत 1962 में ही इनकी कविताएं सरस्वती तथा मासिक पत्रिकाओं में निकलने लगी थी। इनकी रचनाएं कई ढंग की हैं, कथा प्रबंध के रूप में और फुटकल प्रसंग के रूप में भी। चित्तौड़ के भीमसाह के अपूर्व स्वत्वत्याग की कथा नंददास की रास पंचाध्याय के ढंग पर इन्होंने लिखी है। मृगी दुख मोचन में इन्होंने खड़ी बोली के सवैयों में एक मृगी का अत्यंत दारुण परिस्थिति का वर्णन सरस भाषा में किया है, जिससे पशुओं तक पहुंचने वाली इनकी व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि का पता चलता है। लेकिन ये मृगी दुख मोचन बहुत प्रसिद्ध नहीं हुई, जबकि बहुत अच्छी है, और अपने ढंग की जितना भी अपन ने अभी तक साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करी है, तो प्रकृति के बारे में बहुत लोगों ने लिखा है, रीति काल में भी लिखा है, भक्ति काल में भी लिखा है, लेकिन पशु पक्षियों के ऊपर इनकी ये एक अलग सी पुस्तक है, लेकिन प्रसिद्धि उतनी नहीं मिली इनको, है ना। शायद ईश्वर को शायद मंजूर ना होगा। इनका हृदय कहीं कहीं पेड़ पौधों तक की दशा का मार्मिक अनुभव करता पाया जाता है। ये भावुकता इनकी अपनी है। भाषा की गद्य व सरल सीधी गति उस रचना प्रवृत्ति का पता देती है जो द्विवेदी जी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी, पर इनकी रचनाओं में खड़ी बोली का वैसा स्वच्छ और निखरा रूप नहीं मिलता जैसा गुप्त जी की उस समय की रचनाओं में मिलता है। कुछ पंक्तियां उद्धृत हैं। चढ़ जाते पहाड़ में जाके, कभी कभी झाड़ों के नीचे फिरे बिचरे, कभी कोमल पत्तियां खाया करें, कभी मीठी हरी हरी घास चरे, सरिता जल में प्रतिबिंब लखे निज, शुद्ध कहीं जलपान करें। ये मृगी दुख मोचन से है ना। कहीं मुग्ध हो झरझर निर्झर से, तरकुंज में जा तप ताप हरें, रहती जहां शाल रसाल तमाल के पादपों की अति छाया घनी, चरके तृण आते थके वहां बैठते थे मृग और उसकी घरनी। पगूर आते हुए दृग मुंदे हुए वे मिटाते थकावट थे अपनी, खुर से कभी कान खुजाते कभी सिर सींग पे धारते थे टहनी। कितना इन्होंने सूक्ष्म में उनका अवलोकन किया, तभी तो लिख पाए हैं ऐसा। सुमन विटप वल्ली काल की क्रूर से झुलस रही जब रही थी ग्रीष्म की उग्रता से, उस कुसुमे हा भाग्य आकाश तेरा, ऐ नवलती के था घोर आपत्ति घेरा, अब तब भुजता था जीवना लोक तेरा, यह लख उर होता दुख से दग्ध मेरा, है ना। लता तो जल ही जाएगी ना अगर ग्रीष्म की उग्रता होगी, है ना।
इन प्रसिद्ध कवियों के अतिरिक्त और न जाने कितने कवियों ने खड़ी बोली में फुटकल कविताएं लिखी जिन पर द्विवेदी जी का प्रभाव स्पष्ट झलकता था। ऐसी कविताओं से मासिक पत्रिकाएं भरी रहती थी। जो कविता को अपने से दूर की वस्तु समझते थे वे भी गद्य में चलने वाली भाषा को पद्यबद्ध करने का अभ्यास करने लगे। उनकी रचनाएं बराबर प्रकाशित होने लगी। उनके संबंध में यह स्पष्ट समझ रखनी चाहिए कि वे अधिकतर इतिवृत्तात्मक गद्य निबंध के रूप में होती थी। फल इसका यह हुआ कि काव्य प्रेमियों को उसमें काव्यत्व नहीं दिखाई पड़ता था और यह खड़ी बोली की अधिकांश कविता को तुकबंदी मात्र समझने लगे थे। आगे चलकर तृतीय उत्थान में इस परिस्थिति के विरुद्ध गहरा प्रतिवर्तन रिएक्शन हुआ। यहां तक तो उन कवियों का उल्लेख हुआ जिन्होंने द्विवेदी जी के प्रोत्साहन से अथवा उनके आदर्श के अनुकूल रचना करी, पर इस द्वितीय उत्थान के भीतर अन्य कैसे कभी भी बराबर अपनी वाग्धारा बहाते रहे जो स्वतंत्र मार्ग पर पहले से निकल चुके थे और जिन पर द्विवेदी जी का कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाई देता। तो अब हमने द्विवेदी मंडल के कवि उनको कह सकते हैं, जैसे हम जो भारतेंदु की तरह रचनाएं करते थे, उनको अपना आदर्श मानकर रचनाएं करते थे, उन्हें हम भारतेंदु मंडल के कवि कहते हैं। उसी प्रकार द्वितीय उत्थान में के इन कवियों को शुक्ल जी ने द्विवेदी मंडल के कवि माना है। अब द्विवेदी मंडल के बाहर की काव्य भूमि यानी जो द्विवेदी के प्रभाव से मुक्त होकर कविताएं कर रहे थे उनके विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रीति काल में कुछ लोग थे जो रीतिबद्ध होकर रचनाएं कर रहे थे, लेकिन कुछ रचनाएं ऐसे भी थे, ठाकुर बोधा आलम घनानंद, जो कि रीति मुक्त थे। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि क्या चल रहा है, बस अपने मन के अनुसार उन्होंने रचनाएं की। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं देखी जाए तो श्रृंगार भाव पूर्वक उनकी रचनाएं थी, तो रीति का परिपालन तो हुआ, लेकिन रीति मुक्त उनको इसलिए कहते थे क्योंकि उन्होंने लक्षण और ये उदाहरण या श्रृंगार निरूपण उस तरीके के निश्चिक वर्णन वाले ग्रंथों का अलग से उन्होंने जो है क्या बोलते हैं उसको अलग से नहीं लिखे उन्होंने। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही है। आधुनिक काल के अंतर्गत ये द्विवेदी युग में अगर इनका जन्म काल और समय सीमा देखो तो ये द्विवेदी युग के हैं, लेकिन द्विवेदी के प्रभाव जो कविता पर पड़ा उस प्रभाव से इनकी कविता मुक्त है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, जो समझाना चाह रही हूँ वो समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगना है तो आपको क्या करना है आप सभी जानते हैं। ठीक है, वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए, लाइक आप लोग नहीं करते तो अभी व्यूज़ तो ठीक है देखते हैं लोग, लेकिन लाइक से हाँ ये एक अच्छी बात है वीडियोज़ में कि आप लोग डिसलाइक नहीं कर रहे हैं ना, ये भी एक माना जाए तो मेरी फ्रेंड्स कहती हैं ये भी तो अच्छी बात है कि लोग डिसलाइक तो नहीं कर रहे हैं ना। अरे यार ठीक है, डिसलाइक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि आपको चीज़ समझ में आ रही है या नहीं। अब रही याद करने की बात, तो देखिए आप इस पुस्तक को अगर लगातार पढ़ेंगे ना, लगातार इन वीडियोज़ को सुनेंगे, तो आपका बहुत बड़ा हिस्सा सिलेबस का कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि एक बुक से पढ़कर नेट परीक्षा आपकी कैसे पास होगी। बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्टली रूप से बहुत सारे प्रश्नों को छूती हुई यह पुस्तक निकल जाती है। यानी आपकी ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी ना, तो बहुत से प्रश्नों का उत्तर आप स्वतः ही दे लेंगे, भले ही आपको उनको आपने कहीं पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। ठीक है, और मुझे बहुत खुशी है कि इस पुस्तक के साथ साथ आप लोग अन्य वीडियो भी देख रहे हैं। प्रतिदिन एक ये वीडियो ये वाला सुनना ही सुनना है। इसके अलावा प्लेलिस्ट में से चाहे आप पुराने पेपर का एक वीडियो देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। पुराने पेपर आप रट के डाल दीजिए, और उस एक पुराने पेपर और दूसरा शुक्ल की बुक, मैं नेट जेआरएफ की बात कर रही हूँ, इससे ज़्यादा आपके लिए यूजफुल बेनिफिशियल कुछ हो ही नहीं सकता। पुराने पेपर रट डालिए आप, क्योंकि प्रवृत्ति लौट के आ रही है। बहुत ज़्यादा प्रश्न रिपीट हो रहे हैं पुराने पेपर में से। एक पुराने पेपर और शुक्ल की पुस्तक, जब तक नेट परीक्षा हो रही है प्रतिदिन नियम बना लीजिए कि ये वीडियोस तो सुनने ही सुनने हैं। इसके अलावा जो आपको करना है वो करिए, जो उपन्यास पढ़ना है पढ़िए, जो नाटक मन करे देखिए, जो कहानी करनी है करिए, वो आप कर ही लेंगे। ठीक है, और पूरा पढ़िए, कहानी निबंध ये जो चीज़ें पूरा पढ़िए। और अगर जैसे आप बहुत अब ये पेपर से जस्ट पहले आप मेरा ये वीडियो देखें तो शायद संभव ना हो, लेकिन अगर समय हो तो जितनी बुक्स आपके पास उपलब्ध हैं या जितनी मेरे चैनल के माध्यम से कहीं भी से आपको उपलब्ध, पूरा पढ़िए रचना को। वैसे मेरी कोशिश यही रहती है कि अधिक से अधिक मैं इस तरीके का कंटेंट आपको दूँ कि आपको बहुत सारी पुस्तकें खरीदनी ना पड़े, यानी कुल मिला के आपका रुपया पैसा नहीं लगे। ठीक है, तो और नोट्स वगैरह की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जितने में बना पाई हूँ वो भी डाल दिए हैं। बस आपको सुनना है, करना कुछ नहीं है, ना आपको नोट्स बनाने हैं, ना पुस्तकों में पैसा आपको बर्बाद करना है, ना कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है, बस दिन रात इन वीडियोस को सुनना है जब तक कि आप अपने लक्ष्य में सफल ना हो जाएं। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहें, चाहे आप जेआरएफ लेना चाहें, चाहे पीजीटी क्लियर करना चाहें, सब कुछ इससे संभव है। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों के कोई संशय हो, कोई
कुछ आप पूछना चाहें, कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स उपस्थित है, उसमें आप लिख दीजिएगा। द्विवेदी जी के प्रभाव से हिंदी काव्य ने जो स्वरूप प्राप्त, हाँ, और कल एक मेरे पास आया था, किसका, मनीष का शायद था, उन वो कि मेरे ब्रदर का मोबाइल है तो इसलिए मैं नियमित नहीं देख पाती हूँ। कोई बात नहीं डियर, अगर आप नियमित नहीं देख पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि पुस्तक पढ़ाने का या अन्य चीज़ें जो उपलब्ध है, जिसकी इस पुस्तक में से शॉर्ट नोट्स बना के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकती हूँ, लेकिन कुछ विद्यार्थी हैं जो पुस्तक पढ़ना चाहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से वो नहीं खरीद पा रहे हैं ना, तो इसलिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कहीं ना कहीं, ठीक है, चैनल चलाना तो है भाई, यूट्यूब पे आए तो जाहिर सी बात है कि चैनल तो चलाना उद्देश्य है ही, लेकिन कहीं ना कहीं मन अंतर मन में एक आवाज़ सी उठती है कि एक पुस्तक है मेरे पास, ऐसे मैं सब लोगों तक नहीं पहुंचा सकती, लेकिन इस पुस्तक को अगर मैं यूट्यूब पे डाल दूँ तो बहुत सारी विद्यार्थी, बहुत सारी बहनें जो कि हाउस मेकर हैं और बहुत सारे जो कोचिंग नहीं कर पाते, तो अगर उन तक आप पहुंचा पाओ मेरे वीडियोस को, तो फिर आप लोगों मतलब ये जो मेरी मेहनत है ना, तो जो वास्तविक जो उद्देश्य है वो उसका पूरा हो जाए। तो आपके जो बहनें वगैरह एमए कर रही हैं, भाभी हैं, बुआ हैं, दीदी हैं, जो गांव में रहकर तैयारी कर रही हैं, तो उन लोगों को देखिए, सबके हस्बैंड के पास या किसी के पास घर में एक आध स्मार्टफोन तो होता ही है, तो आप ज़रूर इन वीडियोस को शेयर करें और उनको ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और कोई बात नहीं, आपके ब्रदर का फ़ोन है तो आपको जब भी टाइम मिले, जब वो सो रहा हो या जब भी हो, तो आप अपन को देखते रहिए, बस नियमित रहिए। यानी आप शुक्ल की पुस्तक को पढ़ रहे हो तो शुक्ल की पुस्तक को पूरा एक बार पढ़ लीजिए, कितना समझ में आया, कितना याद आया, इस पर ध्यान मत दीजिए, कंटिन्यूसली सुनने की आदत डालिए। थोड़ी सी कठिन पड़ेगी आपको और पुस्तकों से। पहली बार तैयारी कर रहे तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, नोट्स की फॉर्म में, वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसे पढ़ेंगे तो इजी लगेगी, चिंतित होने की जरूरत नहीं है, अभी अच्छा खासा समय है हमारे पास, बस पढ़ना जरूरी है, ठीक है। 1 घंटे पढ़िए, 30 मिनट पढ़िए, पर नियमित पढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको 6 घंटे पढ़ोगे तो ही नेट क्लियर करोगे, नहीं नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मेरे जैसे भी लोग हैं जिन्हें दिन में 30 मिनट भी नहीं मिलती थी जब वो पेपर दिया था मैंने, लेकिन किया ना नेट, बस ऐसे ही किया, फ़ोन को अपने चालू कर लिया और बस अपना सुन लिया, प्रतिदिन एक वीडियो ही देखा है मैंने तो, है ना। तो बस चलिए, द्विवेदी जी के प्रभाव से हिंदी काव्य ने जो स्वरूप प्राप्त किया, उसके अतिरिक्त और काव्य रूपों में भी भिन्न भिन्न कवियों की काव्यधारा चलती रही। कई एक बहुत अच्छे कवि अपने अपने ढंग पर सरस और प्रभावपूर्ण कविता करते रहे, जिनमें मुख्य हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण, पंडित नाथूराम शंकर शर्मा, पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, पंडित सत्यनारायण कविरत्न, लाला भगवान दीन, पंडित राम नरेश त्रिपाठी और पंडित रूपनारायण पांडे। और सबकी सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनके काव्य से लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। और अब तो ये भैया जो है इस सिर पे आके तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जिस रूम में मैं वीडियो बना रही हूँ उस रूम की दीवार पर ये लाइट फिटिंग कर रहे हैं। और 22 मिनट का मेरा वीडियो हो चुका है, अब मैं इसे स्किप नहीं, छोड़ नहीं सकती बीच में, ठीक है। तो थोड़ा सा प्लीज़ इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पढ़ते हैं। इन कवियों में से अधिकांश तो दोरंगी कवि थे, जो ब्रज भाषा में तो श्रृंगार, वीर और भक्ति आदि की पुरानी परिपाटी की कविता कवित्व सव्वइयों या गे पदों में करते आते थे, और खड़ी बोली में नूतन विषयों को लेकर चलते थे। यानी श्रृंगार के लिए एक ललित और मधुरता लिए हुए भाषा चाहिए, जो उसकी पूर्ति कहाँ होती थी, भक्ति और श्रृंगार के लिए किसका प्रयोग करते थे, ब्रज भाषा का। और नए विषयों पर जब लिखना होता तो खड़ी बोली की। बात यह होती कि खड़ी बोली का प्रचार बराबर बढ़ता दिखाई पड़ता था, और काव्य के प्रवाह के लिए ये कुछ नई नई भूमियां भी दिखाई पड़ती थी। देश दशा, समाज दशा, स्वदेश प्रेम, आचरण संबंधी उपदेश आदि की नई धारा की कविता न रहकर जीवन के कुछ और पक्षों की ओर भी बढ़ गई, पर गहराई के साथ नहीं। त्याग, वीरता, उदारता, सहिष्णुता इत्यादि के अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंग पद्यबद्ध हुए, जिनके बीच बीच में जन्मभूमि प्रेम, स्वजाति गौरव, आत्मसम्मान की व्यंजना करने वाले जोशीले भाषण रखे गए। जीवन की गूढ़ मार्मिक और रमणीय प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ी। पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने कुछ ध्यान कल्पित प्रबंध की ओर भी दिया। दार्शनिकता का पुट राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचनाओं में कहीं कहीं दिखाई पड़ता है, पर किसी दार्शनिकता तथ्य को हृदय ग्राह्य रसात्मक रूप देने का प्रयास उनमें कभी नहीं पाया जाता। उनके वसंत वियोग में भारत दशा सूचक प्राकृतिक विभूति, उनके नाना चित्रों के बीच बीच में कुछ दार्शनिक तत्व रखे गए हैं, और अंत में आकाशवाणी द्वारा भारत के कल्याण के लिए कर्म, योग और भक्ति का आदेश दिलाया गया। सही बात है, बस कर्म करिए अपना और ईश्वर का
ध्यान कीजिए, ये दो ही तरीके हैं जीवन को सुंदर और सुगम बनाने के लिए। बाकी दुनिया ने तो ठान रखी है कि वो हमें परेशान करे बिना नहीं रहेंगे, है ना। पता नहीं मार के ही दम लेंगे या जीने भी देगी दुनिया तो, ठीक है। लेकिन अपना कर्म करना है और ईश्वर का ध्यान करना है। तो इस बात से देवी प्रसाद जी की से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। जिंदगी थोड़ी सी सुगम हो जाएगी, है ना। प्रकृति वर्णन की ओर हमारा काव्य कुछ अधिक अग्रसर हुआ, पर वह वहीं तक रहा जहां उसका संबंध मनुष्य के सुख सौंदर्य की भावना से। प्रकृति के जिन सामान्य रूपों के बीच नर जीवन का विकास हुआ है, जिन रूपों से हम बराबर घिरे रहते आए हैं, उसके प्रति यह राग या ममता न वह राग या ममता व्यक्त हुई जो चिर सहचरों के प्रति स्वभावतः हुआ करती है। प्रकृति के प्राय वे ही चटकीले भड़कीले रूप लिए गए जो सजावट के काम को समझ गए। सारांश यह है कि जगत और जीवन के नाना रूपों और तथ्यों के बीच हमारे हृदय का प्रसार करने में वाणी वैसी तत्पर न दिखाई पड़ी जैसी कि होनी चाहिए। अब 8वें नंबर पर जो कवि लिए हैं और जो द्विवेदी के प्रभाव से मुक्त हैं, वे राय देवी प्रसाद पूर्ण और आध्यात्मिकता इनकी विशेषता है। छोटी सी ट्रिक है ये। पूर्ण जी का उल्लेख पुरानी धारा के भीतर हो चुका है। वे ब्रज भाषा काव्य परंपरा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे और जब तक जीवित रहे अपने रसिक समाज द्वारा उस परंपरा की पूरी चहल पहल बनाए रखे। इनका पत्र है ये रसिक समाज। उक्त समाज की ओर से रसिक बाटिका नाम की एक पत्रिका निकली थी। पत्रिका कौन सी है? रसिक बाटिका ये पत्रिका है, जिसमें उस समय के प्राय सब ब्रज भाषा कवियों की सुंदर रचनाएं छपती थी। जब संवत 1977 में पूर्ण जी का देहावसान हुआ, उस समय उक्त समाज अवलंब सा हो गया और रसिक समाज ही क्वे है चकोर चहु और हरें कविता को पूर्ण कला निधि किते गया। और रत्नेश ने यह लिखा था उनके देहावसान पर, कविता को पूर्ण कला निधि किते गया। पूर्ण जी सनातन धर्म के बड़े उत्साही अनुयायी और अध्ययनशील व्यक्ति थे। उपनिषद और वेदांत में उनकी अच्छी गति थी। सभा समाजों के प्रति उनका बहुत उत्साह रहता था और उसके अधिवेशनों में वे अवश्य कोई ना कोई कविता पढ़ते थे। देश में चलने वाले आंदोलन जैसे स्वदेशी को भी उनकी वाणी प्रतिध्वनित करती थी। भारतेंदु, प्रेमघन आदि प्रथम उत्थान के कवियों के समान पूर्ण जी में भी देशभक्ति और राजभक्ति का समन्वय मिलता है। तो भारतेंदु प्रेमघन के समान किसमें मिलता है? द्वितीय उत्थान के अंतर्गत, जब पूरा देश अंग्रेजों का विरोध का स्वर उठ रहा है, ऐसे में देशभक्ति और राजभक्ति का समन्वय मिलता है देवी प्रसाद पूर्ण में। बात यह है कि उस समय तक देश के राजनीतिक प्रयत्नों में अवरोध या विरोध का बल नहीं आया था और लोगों की पूरी तरह धड़क नहीं खुली थी। अतः उनकी रचनाओं में यदि एक और स्वदेशी पर देशभक्तिपूर्ण पद्य मिले तो दूसरी ओर सन 1911 वाले दिल्ली दरबार के ठाटवाट का वर्णन तो आश्चर्य न होना चाहिए। प्रथम उत्थान के कवियों के समान पूर्ण जी ने पहले नूतन विषयों की कविता भी ब्रजभाषा में करते थे, जैसे विगत आलस की रजनी भई, रुचर उद्यम की दुति छह गई, उदित सूरज है नव भाग को, और रंग भय अनुराग को, तजी बिछौनन को अब भागिए, भारत खंड प्रजागण जागिए, भरत खंड प्रजागण जागिए। तो देखिए कितना अच्छे से ये अपना ये जो वर्णन कर रहे हैं और इसमें बिल्कुल भारतेंदु के समान ब्रज भाषा की ये कविता कर रहे हैं। लगभग इनकी कविता का जो स्वर है वो उसी तरीके का है। हाँ, थोड़ा सा इसमें आपको जैसे कि कहा कि देशभक्ति और राजभक्ति दोनों का स्वर इसमें मिलता है। इस प्रकार संग्राम, निंदा आदि अनेक विषयों पर उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में। ये पीछे खड़ी बोली की कविता का प्रचार बढ़ने पर बहुत सी रचना उन्होंने खड़ी बोली में भी की, जैसे अलमतास, वसंत वियोग, स्वदेश कुंडल, नए सन का स्वागत, नवीन संवत्सर का स्वागत इत्यादि। स्वदेशी, देशोद्धार आदि पर उनकी अधिकांश रचनाएं इतिवृत्तात्मक पद्यों के रूप में है। बसंत वियोग बहुत बड़ी कविता है। तो कुछ चीजें जो आपको हाईलाइट करनी है, जो याद रखनी है, वो तो ये 3 है। बाकी आप इसको भी देख सकते हैं, अलमतास वगैरह, बाकी ये आपको याद रखनी है। बहुत बड़ी कविता है जिसमें कल्पना अधिक सचेष्ट मिलती है। उसमें भारत भूमि की कल्पना एक उद्यान के रूप में की गई है। प्राचीन काल में यह उद्यान सत्व गुण प्रधान तब प्रकृति की सारी विभूतियों से संपन्न था और इसके माली देवतुल्य थे। पीछे मालियों के प्रमाद और अनेक के से उद्यान उजड़ने लगता है। यद्यपि कुछ यशस्वी महापुरुष विक्रमादित्य ऐसे कुछ काल के लिए उसे संभालते दिखाई पड़ते हैं, पर उसकी दशा गिरती ही जाती है। अंत में उसके माली साधना और तपस्या के लिए कैलाश मानसरोवर की ओर जाते हैं, जहां आकाशवाणी होती है कि विक्रम की 20वीं शताब्दी में जब पश्चिमी शासन होगा तब उन्नति का आयोजन होगा। अलमतास नामक छोटी सी कविता में कवि ने प्रकृति निरीक्षण का परिचय दिया है। अलमतास चारों ओर फूलकर अपनी पीत प्रभा
ग्रीष्म में जब वनस्थली के सारे पेड़ पौधे झुलस जाते हैं तब कहीं प्रफुल्लता नहीं दिखाई देती। उस समय अमलतास चारों ओर फूल कर अपनी पीत प्रभाव फैला देता है। इससे कवि भक्ति के महत्व का संकेत ग्रहण करता है। देख तब वैभव द्रुमकुल संत विचारा, उसका सुखद निदान करे जो विषम काल को मंद गया उस सामग्री पर ध्यान। रंगा निज प्रभु ऋतुपति के रंग, द्रुमों में अलमतास तू भक्त, इसी कारण निगाह प्रतिकूल दहन में तेरे रहा अशक्त। है ना, ग्रीष्म काल में जब ऑरेंज कलर का फूल, एकदम चटकीला रेड फूल जब वो खिलता है तो ऐसा लगता है कि बस केवल यही जीवित है, बाकी सब तो मृत के समान है। पूर्ण जी की कविताओं का संग्रह पूर्ण संग्रह के नाम से प्रकाशित हो चुका है। उनकी खड़ी बोली की रचना के कुछ उदाहरण देखिए। नंदनवन का सुना नहीं किसने नाम, मिलता है जिसमें देवों को भी आराम, उसके भी बासी सुखरासी उग्र हुआ यदि उनका भाग, आकर के इस कुसुमाकार में करते हैं नंदन रुचि त्याग। ये पद मेरा पढ़ा हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा, और अभी किसी उसमें मैंने पढ़ा है परीक्षा में, या कुछ ना कुछ तो इसमें है, अभी मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है। और वैसे भी डिस्टर्बेंस आज कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये मैंने पढ़ा है। जैसे ही इसको मैं आपको बता दूंगी, इसको शीघ्र ही है। उत्तर में कोट शैल समतुंग विशाल, विमल सघन हिमबलित ललित धवलित सबकाल, हे नर दक्षिण जिसके दक्षिण पश्चिम पूर्व है, अपार जल से परिपूरित कोश अपूर्व, पवन देवता गगन पंथ से सुगन घटों में लाकर नीर सिंचा करते हैं ये उपवन, करके सदा कृपा गंभीर। कर देते हैं बाहर भुनगों का परिवार, तब करते हैं कीश उदंबर का आहार, पक्षी ग्रह विचार तरुगण को नहीं हिलाते, गजवृंद हंस भृंग हिंसा के वैसे छाते नहीं बंद अरविंद। तो ये है इनकी बहुत ही अच्छी अच्छी सी इनकी कविता है, वसंत वियोग है ना। और ये पूछा हुआ है नंदनवन का सुना नहीं किसने नाम, मिल चलिए ठीक है, भी याद नहीं आ रहा। धेनु वत्स जब छक जाते हैं पीकर क्षीर, तब कुछ दुहाते गौओं को चतुर अहीर, लेते हैं हम मधुकोशों से मधु जो गिरे आप ही आप, मक्खी तक निदान स्थल की पाती नहीं कभी संताप। बसंत वियोग से यह पंक्तियां हैं। सरकारी कानून का रख कर पूरा ध्यान कर सकते हो देश का सभी तरह कल्याण देश का कर सकते हो, करके कुछ उद्योग शोक सब हर सकते हो, जो भी तुम में जान आपदा भारी सारी हो सकती है दूर नहीं बाधा सरकारी। तो इन्हें लगता है कि अंग्रेजों के राज होने से कोई बाधा नहीं है, अगर आप कानून के अंडर में रह के भी पूरा काम किया जाता है, विरोध की इतनी आवश्यकता नहीं है। अगले हैं पंडित नाथूराम शर्मा जी, ये थोड़े से और ज्यादा महत्वशाली हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इनका जन्म संवत 1916, मृत्यु 1989 में हुई। वे अपना उपनाम शंकर रखते थे और पद्य रचना में अत्यंत सिद्धस्त थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र के वे साथियों में से थे और उस समय के कवि समाजों में बराबर कविता पढ़ा करते थे। समस्या पूर्ति पे बड़ी सटीक सुंदर रचना करते थे। चारों ओर पदक पगड़ी दुशाले आदि से सत्कार होता था, जिससे उनका चारों ओर पदक पगड़ी और दुशाले से सत्कार होता था। कवि व चित्रकार, हाँ ये इनकी पूछी हुई रचना। कवि व चित्रकार, काव्य सुधाकर, रसिक मित्र आदि पत्रों में उनकी अनूठी पूर्तियां ब्रजभाषा की कविताएं बराबर निकला करती थी। देखिए याद कर लीजिएगा आप इसको। छंदों के सुंदर नपे तुले विधान के साथ ही उनकी उद्भावनाएं भी बड़ी अनूठी होती थी। वियोग का यह वर्णन पढ़िए। शंकर नदी नद नदी सन के नीरन की, भापवन अंबर ते ऊंची चढ़ जाएगी, दोनों ध्रुव छोरन लो पल में पिघल कर घूम घूम धरनी सी बढ़ जाएगी। झारेंगे अंगारे ये तरनी तारे तारापति, जारेंगे खमंडल में आग मड़ जाएगी, काहू विधि की बनावट बचेगी नहीं, जो पैवा वियोगनी की आहा कट जाएगी। पीछे खड़ी बोली का प्रचार होने पर वो उसमें बहुत अच्छी रचना करने लगे। उनकी पदावली कुछ उद्दंडता लिए होती थी। कारण यह है कि उनका संबंध आर्य समाज से रहा, जिसमें अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के उग्र विरोध की प्रवृत्ति बहुत दिनों तक जागृत रही। उसकी अंतर्वृत्ति का आभास इनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है। गर्वरंडा रहस्य नामक इनका एक बड़ा प्रबंध काव्य है, जिन्होंने विधवाओं की बुरी परिस्थिति और देव मंदिरों के अनाचार आदि को दिखाने के उद्देश्य से लिखा। एक पद्य देखिए, ये ना इनका गर्वरंडा रहस्य, ये इनकी जो रचना है ना बहुत बहुत प्रसिद्ध हुई है। और इनका नाम की जो प्रसिद्धि है ना वो इसी से, जैसा मैंने कहा कि ये परीक्षा उपयोगी दृष्टि से ये कवि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वशाली है, तो ध्यान देना है अपने को। कैसा लिखते हैं ये। फैल गया हुड़दंग होलिका की हलचल में, फूल फूल कर फाग फला महिला मंडल में, जननी भी तज लाज बनी ब्रज मक्खी सबकी, पर मैं पिंड छुड़ाए जवनिका में जा दबकी। फुफ्तियां फटकार इनकी कविताओं की विशेषताएं फैशन वालों पर कही हुई
ईश गर्भरंडा रहस्य का वर्ण विषय क्या है? विधवाओं की बुरी परिस्थिति और देव मंदिरों के अनाचार। ईश गिरजा को छोड़ ईशु गिरजा में जाए वाली प्रसिद्ध पंक्ति इन्हीं की है। अब पूछी जा सकती है। पर जहां इनकी चित्रवृत्ति दूसरे प्रकार की रही है, वहां की युक्तियां बड़ी मनोहर भाषा में। यह कवत देखिए। तेज न रहेगा तेज धारियों के नाम को भी, मंगल मयंक मंद मंद पड़ जाएंगे, मीन बिन मारे मर जाएंगे सरोवर में, डूब डूब शंकर सरोज सड़ जाएंगे। चौक चौक चारों ओर चौकड़ी भरेंगे मृग, खंजन खिलाड़ियों के पंख झड़ जाएंगे, बोलो इन अखियों की होड़ करने को अब, कौन से अड़ीले उपमान अड़ जाएंगे। ठीक है, बहुत सुंदर लिखा है। गया प्रसाद शुक्ल सनेही, ये हिंदी के बड़े ही भावुक और सरस हृदय कवि हैं। पुरानी और नई दोनों चाल की कविताएं लिखते हैं। बहुत सी कविताएं त्रिशूल के नाम से इनकी निकली हैं। कौन सा है इनका नाम? त्रिशूल। छोटी छोटी चीजें हैं जो परीक्षा में पूछ ली जाती हैं और हवा भी नहीं लगती कि कहाँ से पूछ लिया गया। उर्दू कविता भी बहुत अच्छी है। पुरानी ढंग की कविता रसिक मित्र, काव्य सुधा निधि और इतिहास सरोवर आदि में बराबर निकलती रही। पीछे इनकी प्रवृत्ति खड़ी बोली की हुई 3 पुस्तकें प्रकाशित हैं, प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि और कृषि क्रंदन। इस मैदान में इन्होंने अच्छी सफलता पाई। और एक पद नीचे दिया जा रहा है, पुस्तकें रट लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी दृष्टि से पूछी हुई भी है। प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि और कृषि क्रंदन तीनों ही पूछी हुई है। अब एक ये थोड़ा सा उदाहरण इनका देखिए। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूं, तू है महासागर अगम मैं एक धारा क्षुद्र हूं, अगम सॉरी। तू है एक, दोबारा देखते हैं। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूं, तू है महासागर अगम तो मैं एक तारा क्षुद्र हूं, तू है महानद तुल्य तो मैं एक बूंद समान हूं, तू है मनोहर गीत तो मैं उसकी तान हूं। अब राम नरेश त्रिपाठी जी हैं और ये थोड़ा सा इनका लंबा सा है, तो देखते हैं कल की कक्षा में देखें इनको या अभी पढ़े, है ना। लाइव क्लास होती तो आप तुरंत मुझे उत्तर दे देते, अब लाइव तो है नहीं तो आप मुझे कैसे बताओगे और क्या किया जाए। चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। पंडित राम नरेश त्रिपाठी। त्रिपाठी काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा उपयोगी दृष्टि से और इनका नाम तो आप सबने ही सुना होगा। पहले कुछ पढ़ के सुनाऊंगी, फिर जहां समझाने का आपको आएगा वहां आपको समझाया जाएगा। त्रिपाठी जी का नाम भी खड़ी बोली के कवियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। भाषा की सफाई और कविता के प्रसाद गुण पर इनका बहुत जोर रहता है। काव्य भाषा में लाघव के लिए कुछ कारक चिन्हों और संयुक्त क्रियाओं के कुछ अंतिम अवयवों को छोड़ना भी, जैसे कर रहा है के स्थान पर कर रहा, करते हुए के स्थान पर करते, ये ठीक नहीं समझते। कार्य क्षेत्र में जो स्वाभाविक स्वच्छंदता, रोमांटिसिज्म का आभास श्रीधर पाठक ने दिया था, उसके पथ पर चलने वाले द्वितीय उत्थान में त्रिपाठी जी ही दिखाई पड़ते हैं। मिलन, पथिक और स्वप्न नामक इनके 3 खंड काव्यों में कल्पनाएं से, अब ये देखिए ये सब खंड काव्य, ये भी पूछा जा सकता है ना, और ये पूछा हुआ था ना आपसे मिलन और पथिक, आपके पेपर में भी ये रचनाएं पूछी गई थी, हालांकि किसी और संदर्भ में पूछी गई थी पर पूछी गई थी। ठीक है, तीनों खंड काव्यों में इनकी कल्पना ऐसे मर्म पर चलती है जिस पर मनुष्य मात्र का हृदय स्वभावतः ढलता आया है। ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं के भीतर न बंधकर अपनी भावना के अनुकूल स्वच्छंद संचरण करने के लिए कवि ने नूतन कथाओं की उद्भावना की है। कल्पित आख्यानों की ओर यह विशेष झुकाव स्वच्छंद मार्ग का अभिलाष सूचित करता है। इन प्रबंधों में नर जीवन जिन रूपों में ढालकर सामने लाया गया है वे मनुष्य मात्र का मर्म स्पर्श करने वाले हैं तथा प्रकृति के स्वच्छंद और रमणीय प्रसार के बीच अवस्थित होने के कारण शेष सृष्टि से विच्छिन्न नहीं प्रतीत होते। देशभक्ति की जो भावना भारतेंदु के समय से चली आती थी उसे सुंदर कल्पना द्वारा रमणीय और आकर्षक रूप त्रिपाठी जी ने ही प्रदान किया। त्रिपाठी जी के उपयुक्त तीनों काव्य देशभक्ति के भाव से प्रेरित हैं। देशभक्ति का यह भाव उनके मुख्य पात्रों को जीवन के कई क्षेत्रों में सौंदर्य प्रदान करता दिखाई देता है। कर्म के क्षेत्र में भी और प्रेम के क्षेत्र में भी वे पात्र कई तरफ से देखने में सुंदर लगते हैं। देशभक्ति को रसात्मक रूप त्रिपाठी जी द्वारा ही प्राप्त हुआ, इसमें संदेह नहीं। किसका कथन है कि देशभक्ति को रसात्मक रूप त्रिपाठी के द्वारा ही प्राप्त हुआ? शुक्ल का। त्रिपाठी जी ने भारत के प्राय सब भागों में भ्रमण किया है। इससे इनके प्रकृति वर्णन में स्थानगत विशेषताएं अच्छी तरह आ सकी हैं। इनके पथिक में दक्षिण भारत के रम्य दृष्टों का विस्तृत समावेश है। इनके स्वप्न में उत्तराखंड और कश्मीर की सुषमा सामने आती है। प्रकृति के किसी खंड के संश्लिष्ट चित्रण की प्रतिभा इनमें अच्छी है। सुंदर आलंकारिक साम्य खड़ा करने में भी इनकी कल्पना प्रवृत्ति होती है। झूठे आरोपों द्वारा अपनी उड़ान दिखाने का वैचित्र्य खड़ा करने के लिए नहीं।
तो ये पथिक में कहाँ का वर्णन है? दक्षिण भारत का। ठीक है। स्वप्न में उत्तराखंड और कश्मीर का। स्वप्न नामक खंड काव्य के तृतीय उत्थान काल के भीतर लिखा गया है, जबकि छायावाद नाम की शाखा चल चुकी थी, अतः उस शाखा का भी कुछ रंग ढंग कहीं कहीं उनके भीतर झलक मारता है। और जैसे तो ये तृतीय उत्थान के अंतर्गत इन्होंने लिखा था, लेकिन ये कवि द्वितीय उत्थान के अंतर्गत भी रचना करे थे। स्वप्न तृतीय उत्थान में हमें पढ़ना चाहिए, पर हम यही पढ़ेंगे। पंक्तियों को ध्यान से देखिएगा, परीक्षा में पूछी गई है। पहली वाली पंक्ति, प्रिय की सुधीसी ये सरिता, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्राय सुख संवाद सन्निहित। अतः उस काव्य को लेकर देखने से थोड़ी थोड़ी इनकी सब प्रवृत्तियां झलक जाती हैं। उसके आरंभ में हम अपनी प्रिया में अनुरुक्त वसंत नामक एक सुंदर और विचारशील युवक को जीवन की गंभीर वितर्क दशा में पाते हैं। एक और उसे प्रकृति की प्रमोदमयी सुषमाओं के बीच प्रियतमा के साहचर्य को प्रेम सुख लीन रखना चाहता है। दूसरी ओर समाज के असंख्य प्राणियों का कष्ट क्रंदन और उद्धार के लिए बुलाता जान पड़ता है। दोनों पक्षों के बहुत से सजीव चित्र बारी बारी से बड़ी दूर तक चलते हैं। फिर उस युवक के मन में जगत और जीवन के संबंध में गंभीर जिज्ञासाएं उठती हैं। जगत के नाना रूपों का उद्गम कहाँ है? सृष्टि के इन व्यापारों का अंतिम लक्ष्य क्या है? यह जीवन हमें क्यों दिया गया है? इसी प्रकार के प्रश्न उसे व्याकुल करते हैं और कभी कभी वह सोचता है। इसी तरह की अमित कल्पना के प्रभाव में मैं निशिबासर बहता रहता हूँ, विमोहवश नहीं पहुंचता कहीं तीर पर। रात दिवस की बूंदों द्वारा तन घट से परिमित यौवन जल है निकला जा रहा निरंतर, यह रुक सकता नहीं एक पल। कभी कभी उसकी वृत्ति रहस्योन्मुख होती है। वह सारा खेल खड़ा करने वाले उस छिपे हुए प्रियतम का आकर्षण अनुभव करता है। सोचता है कि मैं उसके अन्वेषण में क्यों ना चल जाऊं, मैं उस परमपिता रहस्य में परमपिता के खोज में क्यों ना चला जाऊं। उसकी प्रिया सुमना उसे दिन रात इस प्रकार की भावनाओं में ही मग्न और अव्यवस्थित देखकर कर्म मार्ग पर स्थिर हो जाने का उपदेश करती है। सेवा है महिमा मनुष्य की, ना कि अति उच्च विचार द्रव्य जल। मूल हेतु रवि के गौरव का है प्रकाश ही, ना कि उच्च स्थल। मन की अमित तरंगों में तुम खोते हो इस जीवन का सुख। यानी बैठ के दार्शनिक बन जाने से काम नहीं चलेगा। कर्म करो भैया। सूरज का महत्व इसलिए नहीं है कि वो बहुत ऊंचे स्थान पर सुशोभित है, इसलिए है कि वो प्रकाश देता है, जिससे सृष्टि के पूरी वनस्पति सहित मनुष्य सभी लोग उससे ऊर्जा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार उसकी प्रियतमा सुषमा उसे जो सुमना है वो उसे समझाती है। इसके उपरांत देश पर शत्रु चढ़ाई करता है। राजा उसे रोकने में असमर्थ होकर घोषणा करता है कि प्रजा अपनी रक्षा कर ले। इस पर देश के झुंड युवक निकल पड़ते हैं। उनकी पत्नी और माताएं गर्व से फूली नहीं समाती। देश की दशा में बसंत को घर में पड़ा देख उसकी पत्नी सुषमा को अत्यंत लज्जा होती है और वह पत्नी से अपने पति से स्वदेश के संकट पर शस्त्र ग्रहण करने को कहती है। जब वह देखती है कि उसका पति उसी के प्रेम के कारण नहीं उठता, तब वह अपने पति को ही तब वह स्वयं को ही प्रिय के कर्तव्य पथ का बाधक समझती है। वह सुनती है कि एक रुग्णा वृद्धा यह देख करके उसका पुत्र उसी की सेवा को ध्यान में रखकर युद्ध पर नहीं जाता है, अपना प्राण त्याग कर देती है। अंत में सुषमा अपने को वसंत के सामने से हटाना ही स्थिर करती है और चुपचाप घर से निकल पड़ती है। वह पुरुष वेश में वीरों के साथ सम्मिलित होकर अत्यंत पराक्रम के साथ लड़ती है। उधर बसंत उसके वियोग में प्रकृति के खुले क्षेत्र में अपनी प्रेम वेदना की पुकार सुनता फिरता है, पर सुमना उस समय प्रेम क्षेत्र से दूर थी। यही तो भारतीय नारियों की विशेषता है। अर्ध निशा में तारागण से प्रतिबिंबित आत निर्मल जल में, नीली झील के कलित कूल पर मनोव्यथा का लेकर आश्रय, नीरवता में अंत स्थल का मर्म करुण स्वर लहरी में भर, प्रेम जगाया करता था वह विरह गीत गा गा कर। भोजपत्र वह विरह व्यथा में अगणित प्रेम पत्र लिख लिख कर डाल दिए थे उसने गिरि पर, नदियों के तट पर वन पथ पर सुमना के लिए दूर थे ये वियोग के दृश्य कदम्बक, और न विरही की पुकार ही पहुंच सकी उसके समीप तक। सुमना इन सबसे दूर थी। उसे तो देश पे आए हुए संकट का स्मरण था। वो कर्म क्षेत्र में चलने वाली युवती है, उसे नहीं अच्छा लगता कि जब देश को बलिदान की आवश्यकता तो उसका पति बैठ के उससे रसात्मक बातें करे। अंत में वसंत एक युवक वास्तव में पुरुष वेश में सुमना के उद्बोध से निकल पड़ता है और अपनी अद्भुत वीरता द्वारा सबका नेता बनकर विजय प्राप्त करता है। राजा यह कहकर कि जो देश की रक्षा करे वही राजा उसको राज्य सौंपता है। उस समय सुमना भी उसके सामने प्रकट हो जाती है। अंत भला तो सब भला, जैसे हमारी फिल्मों में होता है।
स्वदेश भक्ति की भावना कैसे मार्मिक और रसात्मक रूप में कथा के भीतर व्यक्त हुए, ये उपयुक्त सारांश द्वारा देखा जा सकता है। जैसा कि हमने कहा कि देशभक्ति को रसात्मकता के साथ प्रस्तुत सर्वप्रथम इन्होंने रामनरेश त्रिपाठी जी ने ही किया है। मानव हृदय के सामान्य, जैसा कि हम पहले कहा है, त्रिपाठी जी की कल्पना मानव हृदय के सामान्य मर्म पथ पर चलने वाली है। इनका ग्राम गीत संग्रह करना इस बात को और अधिक भी स्पष्ट करता है। अतः त्रिपाठी जी हमें स्वच्छंदतावाद, रोमांटिसिज्म के प्रकट पथ पर दिखाई चलते पड़ते हैं। इनकी रचना के कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। इन्होंने गाँव गाँव जाकर जो ग्राम गीत होते हैं ना, उनको इकट्ठा किया था। जो ग्राम की लेडीज गाती है ना, सबको इन्होंने इकट्ठा करके संकलन तैयार किया था। चलिए इनका गीत पढ़ते हैं। स्वप्न से लिया हुआ है यही, ये जो आपका ये जो क्या है, बसंत, ओफो, सुमना वाला जो हमने पढ़ा। चारु चंद्रिका से आलोकित विमलोदक सरसी के तट पर वीर गंध से शिथिल पवन में कोकिल का आलाप श्रवण कर, और सरक आती समीप है प्रमदा करती हुई प्रतिध्वनि, हृदय द्रवित होता है सुनकर शशिकर छूकर यथा चंद्रमणि। किंतु उसी क्षण भूख प्यास से विकल वस्त्र वंचित अनाथगण, हमें किसी की छां चाहिए कहते चुनते हुए अन्य कण, आ जाते हैं हृदय द्वार पर, मैं पुकार उठता हूँ दक्षिण। हाय मुझे धिक है जो इनका कर न सका मैं कष्ट निवारण, घुमड़ कर जब घमंड से उठता है सावन में जलधर, हम पुष्पित कदम्ब के नीचे झूला करते हैं प्रतिवासर, तड़ित प्रभा या घन गर्जन से भया प्रेम उद्रेक प्राप्त कर, बहुभुज बंधन कस लेती है यह अनुभव है परम मनोहर, किंतु उस क्षण वह गरीबिनी अति विषाद में, जिसके मुंह पर गुने हुए छप्पर की भीषण चिंता के हैं गिरे वारिधर, जिसका नहीं सहारा कोई, आ जाती है दृग के भीतर, मेरा हर्ष चला जाता है एक आह के साथ निकल कर। ठीक है, वो जिसके पास कुछ है नहीं, उस गरीब अकिंचन का ध्यान आते ही ये सारे मधुरता वाले स्वप्न आंखों से हट जाते हैं। अब पथिक जो इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, और इसी से पूछा गया ना, थक्कर पथिक मेरी कुटी में करो विश्राम, तो वो था किसका? वो किसका था? श्रीधर पाठक का था, और अधिकतर लोग उसको किसका कर आए थे? रामनरेश त्रिपाठी का ही कर आए थे। दोनों में आपको अलग देखना है, दोनों के चित्र गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा ताकि रचनाओं में कंफ्यूजन ना हो। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिधमाला, नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता मन है, सिंधु विहंग तरंग पंख को फड़का कर प्रतिक्षण में है निमग्न नित भूमि अंक के सेवन में रक्षण में। और फुटकल कविता देख लेते हैं, मेरे लिए बहुत ही प्यारा सा है पद, आप इसको याद कर लीजिएगा। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि परीक्षा या पुस्तक के, लेकिन बहुत कुछ गंभीर अर्थ लिए। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जो होता था तेरी किसी चमन में, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, मैं देखता तुझे था माशूक के बदन में। परमात्मा का प्रति है ना, शांति, सुख, परमात्मा, कुछ भी नाम लीजिए जिसे आप ढूंढते फिरते हो ना इधर उधर, जिस शांति जिस सुख हो, वो दीन दुखियों की सेवा में मिल जाता है। जरूरतमंद की अगर आप मदद कर दें, ठीक है, दान दे दे, दान से मतलब ये नहीं है 1000 500 दो यार, ठीक है, जरूरतमंद को आप 100 रुपये की मदद भी कर दो और उसकी खाना भी खिला दो, वो भी बहुत अच्छा है। तो बस वहीं पे सुख मिलता है। ये मानना है किसका? रामनरेश त्रिपाठी जी का। ये मैंने आपको पढ़ा दिया। लाला भगवान दीन को कल पढ़ेंगे, ठीक है। और अब जब क्लास समाप्ति की ओर है तो कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं हो रहा, एकदम शांति छाई हुई है। और चलिए ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि चलिए कभी काम आ जाएगा, कभी देख लेंगे, या चैनल पे कोई भी वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो। साथ ही साथ बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, पर कुछ भी समझ लीजिए, आप मजबूरी समझ लीजिए क्या। तो जब मैं देखती हूँ कि कहीं कहीं हज़ारों लाखों व्यूज़ हैं, है ना, लाखों क्या करोड़ों मिलियंस व्यूज़ भी रहते हैं, और अपने पास बहुत कम है, तो फिर कह ही देती हूँ आपसे, प्लीज़ आप इसको अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कीजिए, अपने परिवारजनों तक उपन्यास कहानियाँ वगैरह ही शेयर कर दीजिए। चलिए मिलती हूँ कल की कक्षा में, तो आपको अच्छा लगे तो कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।